हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो आज हम बात करेंगे एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कि जब से एमसीयू बना है और अभी तक जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं तो उन्हें मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि अभी तक एमसीयू में टोटल 34 मूवीज और टीवी सीरीज आ चुके हैं, जिसे बैठकर पूरा देखना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है और देखने के बाद भी बहुत बार कंफ्यूजन रह जाता है टाइमलाइन को लेकर। तो चिंता की कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे एमसीयू की स्टोरी बताने वाला हूँ उनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो एमसीयू की शुरुआत होती है बिग बैंग से पहले, यानी कि जब ये यूनिवर्स नहीं बना था उससे पहले सेलेस्टियल्स एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था, जिनके पास इनफाइनाइट कॉस्मिक पावर्स थी, जिन्हें एरिशम द जज लीड करता था। और सेलेस्टियल्स के पास ऐसी पावर्स थी कि वो कई सारे यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म बना सकते थे, और जो लाइफ पहले से एग्जिस्ट करते थे उस पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर कई सालों बाद आके जज करते थे कि ये प्लेनेट जिंदा रहेगा या नहीं। इसी के बीच 6 सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती थी, जिनका नाम था माइंड, रियलिटी, पावर, टाइम, स्पेस और सोल। मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ ये सिंगुलैरिटीज हैं, अभी इसे इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं बनाया गया है। उसके बाद इन सभी सिंगुलैरिटीज के बाद जन्म हुआ डार्क एल्फ्स का, जिन्हें हमने देखा था थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड में, और पूरे 9 रिल्म्स ट्रैवल करने के बाद उन्होंने उन पर रूल करने की भी कोशिश की। इसके बाद जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म हुआ तो 4 कॉस्मिक एंटिटीज, जिनका नाम था एंट्रोपी, इटर्निटी, डेथ और इन्फिनिटी, इन चारों ने मिलकर इन्हीं सिंगुलैरिटीज से बनाया 6 अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स। उसके बाद जन्म होता है द ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर का, जिन्हें हम अभी तक मार्वल के थॉर रैग्नारोक और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देख चुके हैं, और ये जाने जाते हैं एमसीयू के एल्डर्स के नाम से। उसके बाद सेलेस्टियल्स ने अर्थ को बनाया। उसके बाद सेलेस्टियल्स पावर स्टोन का यूज करके एनिमी सिविलाइजेशन को जज करता था, जिसकी एक झलक हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था। उसके बाद सेलेस्टियल्स ने पावर स्टोन को एक ऑर्ब में बंद करके मोराक के एक टेंपल में रख दिया, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था। इसके बाद और आज से करोड़ों साल पहले जन्म हुआ ईगो द लिविंग प्लैनेट नाम के एक सेलेस्टियल का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और पुरानी रेस का मेंबर था, और इसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। ईगो थोड़ा रंगीले किस्म का प्लैनेट था और इसके कारनामों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आज से हजारों साल पहले स्पेस में मौजूद वाइब्रेनियम का एक मेटेरॉइड अफ्रीका में क्रैश हुआ, और इसी के कारण वहां के 5 ट्राइब्स में आपस में वॉर हो गई, और इसी वॉर में जन्म हुआ ब्लैक पैंथर का, एक ऐसा लीडर जिसे अपनी पावर्स मिलती है एक हार्ट शेप हर्ब से। उसने उन सारी ट्राइब्स को यूनाइट किया और वकांडा को एस्टेब्लिश किया, एक ऐसा नेशन जो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है, और उसी वाइब्रेनियम के इस्तेमाल से वो अपने आप को टेक हेवी बना लेते हैं। उसके बाद 7353 बीसी में एसगार्ड के फर्स्ट किंग बुरी का जन्म होता है। उसके बाद ईयर 5700 बीसी में मास्टर्स ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स को आई ऑफ अगामोटो मिली और उन्होंने अर्थ पर 3 सेंचुरीज बनाई। उसके बाद ईयर 5000 बीसी में एरिसम द जज ने ओलंपिया प्लैनेट से इटर्नल्स को अर्थ पे भेजा, इंसानों को डिविएंट से बचाने के लिए, जिन्हें हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था। उसके बाद ईयर 2988 बीसी में कन्वर्जेंस नाम का एक इवेंट हुआ, जिसमें सारे 9 रिल्म्स एक ही लाइन में आए, और ये होता है 5000 सालों में एक बार। और यही वो समय था जब स्वार्थलफाइम की फर्स्ट बैटल हुई, जहां पे मैलाकिथ ने ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल करके सारे 9 रिल्म्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके प्लान्स को फेल किया ऑडिन के फादर बॉर ने। उसने अपनी एसगार्डियन आर्मी के साथ मिलकर मैलाकिथ को हरा दिया और ईथर को कहीं दूर छिपा दिया। इसके कुछ समय बाद ऑडिन ने अपने फर्स्ट बोन यानी कि हेला के साथ मिलकर पूरे 9 रिल्म्स पे वॉर किया, लेकिन हेला जब अपने आपे से बाहर हो गई तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी, और इसी लड़ाई में वल्काइरिस की मौत भी हो गई। लेकिन ऑडिन ने जंग जीत ली और हेला को सील करके इस पूरी दुनिया से उसकी मेमोरीज को गायब कर दिया। उसके बाद ईयर 575 बीसी में बैटल ऑफ बेबीलोन हुई, जिसमें एक बार फिर से इटर्नल्स और डिविएंट्स में लड़ाई होती है और फिर से इटर्नल्स जीत जाते हैं। उसके बाद ईयर 965 एडी में हुई बैटल ऑफ टेंसबर्ग, जहां पे यूटनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट ने मिलकर मिडगार्ड यानी कि अर्थ जीतने की कोशिश करी, लेकिन ऑडिन ने अपनी एसगार्डियन आर्मी के साथ मिलकर मिडगार्ड को डिफेंड किया, और इस जंग के खत्म होने के बाद ऑडिन को मिला एक छोटा सा यूटन बच्चा, जिसे ऑडिन ने अडॉप्ट करके अपने खुद के बेटे थॉर के साथ पाला और उसे नाम दिया लोकी। और इसी के कुछ समय बाद ऑडिन ने फ्रॉस्ट जायंट के किंग लॉफी के साथ एक डील भी करी। उसके बाद ईयर 1014 एडी में क्री और नोवा एक ऐसा वॉर शुरू करते हैं जो करीब हजारों साल तक चलने वाला है। इसी के 1 साल बाद टाइटन ग्रह में थैनोस का जन्म होता है। उसके बाद ईयर 1316 एडी में जन्म हुआ एंशिएंट वन का। फिर 1409 एडी में ऑडिन ने टेसरेक्ट को नॉर्वे के टॉन्सबर्ग में छिपा दिया, और फिर 1693 एडी में अगाथा हकनेस काला जादू सीखती है, जिसकी वजह से उसकी माँ और उसके ट्राइब वाले उसे जलाने जाते हैं, लेकिन अगाथा उन सबको मार देती है और वहां से भाग जाती है, और फिर डार्क होल्ड पड़ती है। उसके बाद 1876 एडी में ओलेसिस क्लॉ के ग्रेट ग्रैंडफादर की मौत वकांडा के ब्लैक पैंथर के हाथों होती है। तो ये सारे इवेंट्स कवर करने के बाद अब हम सभी लोग आते हैं मार्वल के 1900 और 1950s पे। तो ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई, और 1970 में जन्म लिया बकी बार्न्स और हावर्ड स्टार्क ने, और इसके कुछ ही समय बाद यानी कि 4 जुलाई 1918 में जन्म लिया स्टीव रॉजर्स ने, जो आगे जाकर क्या बनने वाला है ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिलहाल टाइमलाइन से भटकते नहीं है। उसके बाद 1921 में पेगी कार्टर का जन्म हुआ। उसके कुछ ही साल बाद यानी कि 1930 में अब्राहम अर्स्किन ने सुपर सोल्जर सीरम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसी साल 15 सितंबर को स्टीव रॉजर्स बकी बार्न्स से पहली बार मिलता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और ईयर 1933 में यूहान स्मिथ ने टेसरेक्ट ढूंढना शुरू कर दिया, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और इसी साल 13 सितंबर को हावर्ड स्टार्क ने अपनी कंपनी स्टार्क एंटरप्राइजेस को भी क्रिएट किया। और इसके 1 साल बाद यानी कि
1940 में पेगी ने अपनी शादी को तोड़ा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जिसका उस समय पे नाम MI5 था, उसमें शामिल हो गई। और 1940 में ही 11 नवंबर को यूहान स्मिथ अपने आप को सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट किया और रेड स्कल में ट्रांसफॉर्म हो गया। और इसके अगले महीने स्टीव रॉजर्स न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचा, जहां पर उसने यूएस आर्मी में दाखिल होने की कोशिश करी, पर उसे 4F कैटेगरी में डालकर उसे बाहर निकाल दिया गया। और यही काम वो 4 अलग अलग सिटीज में 4 अलग अलग बार ट्राई कर चुका है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन इसी के एक दिन बाद डॉक्टर अर्स्किन, हावर्ड स्टार्क, पेगी कार्टर और कर्नल चेस्टर फिलिप के साथ मिलकर अपने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। और पूरे 9 सालों तक ढूंढने के बाद 1942 में रेड स्कल को टेसरेक्ट मिल ही जाता है। इधर 14 जून 1943 में स्टीव रॉजर्स की हिम्मत को देखते हुए उसे डॉक्टर अर्स्किन प्रोजेक्ट रिबर्थ का पहला कैंडिडेट बनाते हैं और 22 जून को वो एक सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। लेकिन इसी दिन हाइड्रा के एक असासिन हिंस क्रूगर के हाथों डॉक्टर अर्स्किन की मौत हो जाती है और इसके कुछ ही समय बाद स्टीव रॉजर्स लैब में रह के एक स्पेसिमेन बनने से मना कर देता है और अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए वो कैप्टन अमेरिका बनकर टूर पे निकल जाता है। और इसके कुछ ही समय बाद हाइड्रा के बेस पर अटैक कर देता है और डमडम डुगन और उसके साथियों को रिहा भी करवा लेता है, जो आगे जाकर हॉलिंग कमांडोज बनते हैं। नवंबर 5, 1943 में हावर्ड स्टार्क हाइड्रा की एक मिस्टीरियस पावर पे रिसर्च करना शुरू कर देता है, जो उसे एक नए एलिमेंट को डिस्कवर करने की थ्योरी देता है। और आगे जाकर टोनी अपने पिता की इसी रिसर्च को कंप्लीट करेगा और अपने आर्क रिएक्टर को इंप्रूव करके अपनी खुद की जान भी बचाएगा। और ये सब कुछ हो जाने के बाद 1945 जनवरी में हॉलिंग कमांडोज अर्निम जोला को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इसी मिशन में बकी बांस ट्रेन से गिर जाता है और दुनिया की नजरों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये चीज कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को नहीं रोक पाती, क्योंकि 4 मार्च 1945 में कैप्टन अमेरिका और उसके हॉलिंग कमांडोज मिलकर रेड स्कल को हरा देते हैं, जो कैप को देखने के बाद उसे रोकने के लिए टेसरेक्ट को अपने हाथों में उठाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इस पे हम आगे और भी बात करेंगे। लेकिन इधर रेड स्कल के मौत हो जाने के तुरंत बाद कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के वाल्कायरी प्लेन को ग्रीनलैंड में क्रैश करवा देता है, जहां पे दुनिया की नजरों में उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद सितंबर 2, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है और अप्रैल 1946 में यूएस गवर्नमेंट हावर्ड स्टार्क को एक देशद्रोही समझ लेती है, क्योंकि उसके कुछ इन्वेंशन ब्लैक मार्केट में बिकने लगते हैं और इसी वजह से वो देश छोड़ के भाग निकलता है। लेकिन अपने बटलर एडविन जाविस को वो पेगी कार्टर की मदद करने के लिए वहीं पे छोड़ जाता है और 1947 में शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। और लगभग इसी समय सोवियत यूनियन रेड रूम फैसिलिटी स्टार्ट करती है, जिसमें वो अनाथ लड़कियों को ब्लैक विडो नामक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उन्हें जासूस और असैसिन्स बनने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 1948 में हावर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर मिलकर शील्ड नाम की एक कंपनी स्टार्ट करने का प्लान करते हैं और 1949 में वो अर्निम जोला को शील्ड में रिक्रूट भी कर लेते हैं, जो शील्ड के अंदर ही अंदर फिर से हाइड्रा को बनाना स्टार्ट कर देता है और अपने पुराने हाइड्रा मेंबर्स के साथ मिलकर वो बकी बार्न्स को ढूंढ निकालता है, जो ट्रेन से गिरने के बाद भी बच गया था और फिलहाल सोवियत अथॉरिटीज के कैद में था। वो लोग मिलकर बकी बार्न्स की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं और उसके मिसिंग आर्म को एक मेटल आर्म से रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रा बकी को एक क्रायो फ्रीज में रखते हैं और उसका तभी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ करने के बाद वो उसे नाम देते हैं विंटर सोल्जर का। और ये सब हो जाने के बाद 1950 में जन्म होता है निक फ्यूरी का। उसके बाद 1951 में कोरियन वॉर के दौरान आइजिया ब्रैडली और कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को अनजाने में एक नया सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है, जिसकी वजह से आइजिया ब्रैडली को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है और उसे सीक्रेट मिशन में भेजा जाता है। उनमें से एक मिशन में वो ब्रेन वॉश्ड बकी बार्न्स AKA विंटर सोल्जर से फाइट करता है और इसी के दौरान सीरम के साइड इफेक्ट से उसके सारे सोल्जर्स की मौत हो जाती है, सिर्फ आइजिया ब्रैडली ही बचता है। जिसके बाद आइजिया को हाइड्रा वाले 30 साल तक कैद करके रखते हैं और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उनमें से एक नर्स को उस पर दया आ जाती है और वो उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर देती है और आइजिया को वहां से भगा देती है। उसके बाद लगभग 1948 में स्टीव रॉजर्स फ्यूचर से यानी कि 2023 से वापस आता है और पेगी कार्टर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद 13 मार्च 1963 में एंटन वैन को हावर्ड स्टार्क और यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्किटेक्टर प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं और इसी साल 22 नवंबर को प्रेसिडेंट कैनी का असैसिनेशन भी होता है, जिसे हाइड्रा विंटर सोल्जर की मदद से करवा देते हैं। और इसके कुछ सालों बाद 17 अक्टूबर 1967 में एंटन वैन को एक धोखेबाज करार दिया जाता है और उसे यूएस गवर्नमेंट साइबेरिया भेज देती है और जिस आर्किटेक्टर प्रोजेक्ट पर वो हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर काम कर रहा था उसका पूरा क्रेडिट हावर्ड स्टार्क को दे दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ ही साथ ओबिडाया स्टेन, जो हावर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो हावर्ड को एक बार फिर से वेपन्स टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। ईयर 1968 में एंटन के बेटे इवान, कर्नल जेम्स रोड और कैरल डैनवर्स का जन्म होता है और इसके एक ही साल बाद यानी कि 1969 में जन्म होता है ब्रूस बैनर का। और हम सबका हीरो यानी कि टोनी स्टार्क इस दुनिया में आता है 1970 में और 1972 में अर्निम जोला की एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस को सील्ड के कंप्यूटर में अपलोड कर देता है। उसके बाद ईयर 1978 को हावर्ड स्टार्क आर्किटेक्टर टेक्नोलॉजी को इस पूरी दुनिया के सामने लाता है। हालांकि उसे इस टेक्नोलॉजी के फायदे नहीं पता होते, लेकिन फिर भी वो इसे पूरी दुनिया को रिवील कर देता है। और इसी साल 7 नवंबर को ईगो पहली बार अर्थ पे आता है ताकि वो अपनी सीडलिंग्स को इस प्लेनेट पे प्लांट कर सके। लेकिन तब उसे यहीं पर मेरेडिथ क्विल से प्यार हो जाता है, लेकिन उसका प्यार भी ईगो को अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक पाता और वो 23 दिसंबर को एक बार फिर से वापस लौट जाता है, लेकिन अगले कुछ महीनों तक वो अर्थ पे वापस भी आता है। इसके बाद 1980 में पीटर क्विल और होप का जन्म होता है और ये सब कुछ हो जाने के कुछ ही सालों बाद 7 अप्रैल 1984 में हैंक
हैंक पिम अपने एंटमैन सूट को पहली बार टेस्ट करता है और इसी साल जन्म भी होता है नताशा रोमानोफ का। और इसके पूरे 2 सालों बाद 1986 में कैरल डैनवर्स अपनी दोस्त मारिया रैम्बो के साथ यूएस एयरफोर्स में एंटर करती है और जनवरी 1987 में एंटन वैन को साइबेरिया से वापस लौटाता है। और इसी साल 2 अप्रैल को थैनोस, नेब्यूला और गमोरा के परिवारों को मारकर उन्हें अडॉप्ट कर लेता है और वो दोनों रोनन के अंडर स्किल्ड असैसिन बनती है। जुलाई में जेनेट वैन डाइन और डॉक्टर पिम एक सोवियत रॉकेट को डिसार्म करने की कोशिश करते हैं और इसी में जेनेट को सब एटॉमिक लेवल पर जाना पड़ता है। और हालांकि सबको यह लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन असल में जेनेट क्वांटम रिल्म में खो जाती है। नवंबर 10, 1988 में मेरेडिथ क्विल की कैंसर से मौत हो जाती है और उसी दिन योंडू आके पीटर क्विल को अगवा कर लेता है। और इसके 1 साल बाद यानी कि 1989 में एक टॉप सीक्रेट मिशन के द्वारा वेंडी क्लॉसन एक एक्सपेरिमेंटल इंजन को एक प्लेन में लगाकर उसे टेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्री स्टार फोर्स का मेंबर यॉन रॉक उस प्लेन को क्रैश करवा देता है और इसी समय पर कैरल डैनवर्स को उसकी पावर्स भी मिलती है। लेकिन इसी हादसे में कैरल की मेमोरीज इरेज हो जाती हैं और यॉन रॉक इसी बात का फायदा उठाकर उसे क्री होमवर्ल्ड पर ले जाता है और अगले 6 सालों तक कैरल डैनवर्स क्री स्टार फोर्स नाम के एक एलीट स्क्वाड का पार्ट बन जाती है। उसके बाद 1991 में हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ मारिया स्टार्क का विंटर सोल्जर के हाथों मर्डर हो जाता है। उसके बाद 1992 में लॉस एंजलिस में 2 लोग कुछ वेपन्स का यूज करके रेस वॉर को शुरू करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डोरा मिलाजे उन्हें वहां आकर रोक लेती है और तब ये बात पता चलती है कि उन दोनों में से एक वकांडा का प्रिंस एनजोबू है। उस समय पे वकांडा के ब्लैक पैंथर किंग टिचाका का छोटा भाई था और उसी ने वकांडा से एनजोबू को बाहर के वर्ल्ड पे स्पाई करने के लिए भेजा था। लेकिन अपने रेस को पलट देने के चक्कर में एनजोबू उलेसिस क्लॉ के साथ मिलकर काम करने लगता है और वाइब्रेनियम को वकांडा से स्मगल करने लगता है, लेकिन टिचाका उसे रोकने आता है और इसी लड़ाई में एनजोबू की टिचाका के हाथों मौत हो जाती है। लेकिन एनजोबू का बेटा एरिक टिकाचा के वकांडन शिप को देख लेता है और अपने पिता के मौत का बदला लेने का ठान लेता है और इसे कुछ ही सालों बाद एरिक MIT से ग्रेजुएट करता है और आर्मी ज्वाइन करके कई सारे लोगों को मार भी देता है, जहां पर उसका नाम मिलता है एरिक किलमोंगर का। उसके बाद 5 मई 1993 में इवान वेनको को सोवियत एरा के वेपन्स बेचने के लिए 15 साल की प्रेजेंट सेंटेंस मिलती है और इसके बाद 1995 में स्क्रल्स कैरल डैनवर्स को पकड़ लेते हैं और उनके कुछ टेस्ट के दौरान कैरल की दबी हुई मेमोरी वापस आ जाती है और इसी स्क्रल शिप से भागते हुए कैरल अर्थ पे क्रैश हो जाती है। और इसी साल लगभग 1 या 2 दिन के टाइम पीरियड में कैप्टन मार्वल की कहानी भी चलती है, जिसमें कैरल को अपनी असलियत का पता चलता है और उसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि इस कहानी का असली विलन दरअसल स्क्रल नहीं बल्कि क्री है। और इन सब के एंड में कैरल अर्थ को छोड़कर स्क्रल्स के लिए घर को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके बाद 1996 में वेनवू अपने 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके अर्थ पे सब कुछ कॉन्कर करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो टालो के एक मिस्टिकल गांव में जाता है और वहां यिंगली से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है और फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, शांगची और जू जेलिंग। उसके बाद वेनवू अपनी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देता है, लेकिन एक दिन जब उसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है तो वो उसका बदला लेने के लिए फिर से 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है और अपने बेटे सांगची को ट्रेन करता है। और लगभग इसी समय शिकागो के इलिनॉइस में मार्क स्पेक्टर और उसका छोटा भाई एक गुफा के अंदर खेल रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पे बाढ़ आ जाती है और मार्क का छोटा भाई मारा जाता है। पर इसके लिए मार्क स्पेक्टर की माँ वेंडी मार्क को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से रैंडल मारा गया, और रोज उसे मारती थी और ताने देती थी। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मार्क स्पेक्टर अपने ही अंदर एक और अल्टरनेट पर्सनालिटी बना लेता है, स्टीवन ग्रांट का। तो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस वीडियो को एक ही पार्ट में कवर कर सकूं, लेकिन ये करना काफी मुश्किल है क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्वल का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें इतने सारे इवेंट्स है कि एक साथ कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसके बारे में पूरी रिसर्च करके इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी समय लगा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ ही साथ हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक पार्ट बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।